Dear students, in the series of lecture on the Constitution, especially on fundamental right, Article 21, we have discussing the various elements of Article 21, and first was the right to life, and second right to personal liberty, and I am continuing the right to personal liberty. जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स में फंडामेंटल राइट और वो भी स्पेशली आर्टिकल 21 पे लेक्चर चल रहे हैं, और पिछले दिनों मैंने आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ को कंप्लीट किया और राइट टू पर्सनल लिबर्टी स्टार्ट किया था। राइट टू पर्सनल लिबर्टी के मीनिंग क्या है, कोर्ट ने उसका क्या इंटरप्रिटेशन किया है, वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया। और A.K. गोपालन, खरक सिंह और मेनका गांधी के केस के बाद ये इस्टेब्लिश्ड हो गया कि आर्टिकल 14, 19 और 21 में एक इंटर रिलेशनशिप है, और जो बहुत ही क्रूशियल और बेसिक राइट्स है वो 19 में प्रोटेक्ट किए गए हैं, और 21 उससे अलग नहीं है, बल्कि 21 एक रेजुडरी क्लॉज है। और लाइफ विद डिग्निटी ऑफ मैन, ये तो खरक सिंह के ही केस में डिसाइड कर दिया गया था। तो इस तरह से खरक सिंह के केस और मेनका गांधी के केस के ज्वाइंट इफेक्ट से आज की तारीख में जो आर्टिकल 21 का स्कोप है वो बहुत ही वाइडर हो गया है। और इस लेक्चर में क्या उसके इफेक्ट्स हैं इसकी चर्चा हम करने वाले थे, स्पेशली क्रिमिनल जस्टिस पे उसके क्या इफेक्ट पड़े, क्योंकि आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो इतना वाइडर है कि वो अपने आप में एक 400-500 पेज की किताब हो जाएगी। तो मैं इस लेक्चर में एक दो खास पॉइंट्स की चर्चा करूंगा कि उसकी क्रिमिनल जस्टिस पे क्या इफेक्ट है, खासतौर से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या कॉम्पिटिटिव जॉब में देना चाहते हैं तो ये चीज़ें, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी पे क्या इसका इफेक्ट हुआ है, तो ये दो चीज़ की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्रिमिनल जस्टिस पे इसके क्या इफेक्ट आए हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि द वाइडेस्ट पॉसिबल amplitude of Article 21 as interpreted by Supreme Court in Menka Gandhi's case affects the criminal jurisprudence in India। तो मेनका गांधी के केस के जजमेंट के बाद जो आपराधिक विधि शास्त्र है उसमें काफी इफेक्ट आया, और प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21 इज वेल एक्सटेंडेड टू अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इवन कन्विक्ट्स। तो जो अंडर ट्रायल्स है, अंडर ट्रायल्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसकी वो एक उसके ऊपर मुकदमा विचाराधीन है और वो घर पे है या जेल में है। प्रिजनर्स जो जेल में है, चाहे वो अंडर ट्रायल के रूप में हो या वो सजायाफ्ता कैदी के रूप में हो, एंड इवन कन्विक्ट्स और अभियुक्त जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं लेकिन उसे अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है या उसे जेल में नहीं रखा गया है, तो वो किसी भी स्थिति का हो सकता है। तो इस पे क्या इसके इफेक्ट्स आए, यानी कौन कौन से ऐसे राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया जिससे कि क्रिमिनल जस्टिस बदल गया या उस पर प्रभाव पड़ा, उसकी हम चर्चा करते हैं। इट हैज बीन रूल्ड दैट अ प्रिजनर्स बी ही अ convicts under trial and detinue does not cease to be a human being। तो एक ह्यूमन बीइंग के रूप में उसकी जो राइट्स हैं उसको कभी भी समाप्त नहीं किया सकता है। मेरे ख्याल से ये शायद पिछले लेक्चर में हो चुका है, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसकी चर्चा हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ से राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, ये पार्ट कल हमने डिस्कस नहीं किया था। तो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में पिटिशनर वर डिटेन्ड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड हिज whereabouts were not told to his family member for a period of 5 days। इस केस में जोगिंदर सिंह के केस में जो पिटिशनर है उसको अरेस्ट किया गया और उसके बारे में उसके फैमिली मेंबर्स को कुछ भी नहीं बताया गया लगभग 5 दिनों तक। टेकिंग सीरियस नोट टू द पुलिस हाई handedness and illegal detention of a free citizen, the Supreme Court laid down the following guidelines governing arrest of a person during investigation। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जोगिंदर सिंह के केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो नहीं कह सकते, इसके पहले और भी केसेस हैं, लेकिन
टॉपिक के हिसाब से दे सकते हैं कि सबसे पहले अरेस्ट, तो अरेस्ट के बारे में या किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू किया जोगिंदर सिंह के केस में। नंबर 1, एन अरेस्टेड पर्सन बीइंग हेल्ड इन कस्टडी इज एंटाइटल्ड इफ सो रिक्वेस्टेड टू हैव वन फ्रेंड, रिलेटिव और अदर पर्सन, यानी जिसको गिरफ्तार किया जाता है अगर वो रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, तो उसे एक मित्र या कोई रिश्तेदार या कोई भी अन्य व्यक्ति who is known to him, जो उसको जानने वाला है, और likely to take an interest in his welfare, जो उसकी शुभेच्छा रखने वाला है, told as far as is practical that he has been arrested and where he is being detained, उसे ये बताया जाएगा कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और ये कहाँ रखा जाएगा इसको। ठीक है, यानी उसको पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है और उसको डिटेन कर लिया है, तो उसके जो नियरेस्ट कोई भी उसका फ्रेंड हो, उसका दोस्त हो, उसका रिलेटिव हो, उसका मिलने वाला हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसको उसके प्रति सद्भाव रखता हो, उसको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और कहाँ रखा गया है। सेकंड, द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन व्हेन ही इज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन ऑफ हिज राइट। साथ में जब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको पुलिस थाने लाया जाता है, तो पुलिस अधिकारी उसको उसके अधिकार बताएगा कि उसके क्या अधिकार है। हालांकि ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक गाइडलाइन इशू किया कि इसको इग्नोर किसी हालत में नहीं किया जा सकता। एंड एंट्री शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द डायरी एज टू हु वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट। साथ में ये भी कहा कि एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए जिसमें कि इस बात का उल्लेख किया जाए कि पुलिस ने उसको थाने में लाने के बाद किस व्यक्ति को उसके बारे में सूचना दी या किस व्यक्ति को अवगत कराया कि ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। होल्डिंग दैट एनी फॉर्म ऑफ टॉर्चर और क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, whether it occurs during investigation, interrogation or otherwise, falls within the inhabitation of Article 21. साथ में ये भी कहा, एक अलग केस है डीके बासु के केस में, कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करके लाती है तो जांच के दौरान, अन्वेषण के दौरान, उससे प्रश्न करने के दौरान कोई भी अगर इनह्यूमन एक्टिविटीज करती है, जैसा कि आमतौर पर थर्ड डिग्री का प्रयोग पुलिस करती है, तो वो आर्टिकल 21 का एक तरह से वायलेशन है, यानी आर्टिकल 21 के दायरे में आता है। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी एक डिटेल गाइडलाइन इशू किया और इसको सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसको फॉलो करने के लिए गाइडलाइन इशू किया। सेंट्रल और राज्य दोनों की जो इन्वेस्टिगेट एजेंसी है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इन ऑल केसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन टिल लीगल प्रोविजंस आर मेड इन दैट बिहाफ एज प्रिवेंटिव मेजर्स। तो उसको यह आवश्यक है कि जब तक कोई भी एजेंसी, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, अगर वो किसी व्यक्ति को डिटेन करती है तो उसे इन सब चीजों को की पालना करनी होगी। हालांकि पहले बहुत अभी भी उल्लंघन होता है, लेकिन पहले इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में था और अब काफी कम हो गया है, काफी रोक लग गया है। इसी से डिराइव्ड एक दूसरा है एक्सेस टू जस्टिस, ETC, यानी इसमें 2-3 छोटे छोटे राइट्स हैं। एक्सेस टू जस्टिस यानी न्याय पाने का अधिकार या न्याय तक पहुंचने का जो अधिकार है, वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। Access to justice has been recognized as a part and parcel of right to life. तो जो न्याय पाने का जो अवसर है उसको राइट टू लाइफ के अंतर्गत एक आवश्यक पार्ट माना है भारत में और ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटी अराउंड द ग्लोब, और ये कहा कि ये पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये एक फंडामेंटल राइट है। तो इसको एक्चुअली इसमें दो जुड़े हुए हैं। ये कुशवाहा वर्सेस पुष्प सदन का केस है EIR 2016 में,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया कि जो एक्सेस टू जस्टिस है वो राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 का पार्ट है उसका एक पार्ट एंड पार्शियल है, और इसलिए कि उन्होंने एक ग्लोबल एग्जांपल देते हुए कि पूरे विश्व भर में जो भी सिविलाइज सोसाइटी है उसमें राइट टू एक्सेस एक फंडामेंटल राइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए भारत में भी ये एक फंडामेंटल राइट है। इन सेम केस, इसी केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट while holding access to justice as a facet of right guaranteed under Article 21, इसी केस में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ये कहा कि एक्सेस टू जस्टिस जो है वो आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का ही एक गारंटीड राइट है, क्योंकि उसमें आर्टिकल 21 में 14 में समानता का अधिकार दिया गया, तो चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो सभी को न्याय मिलना चाहिए। अब अमीर व्यक्ति तो पैसे खर्च करके और इजीली उसके पास वकील वगैरह सारी की सुविधाएं हैं और वो वकील कर लेगा, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास वकील करने का खर्चा ही नहीं है तो वो कहाँ से न्याय पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। अब इसका असर क्या होगा कि चूंकि फंडामेंटल राइट के मेंटेनेंस का जो लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, तो अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो कि अपने उसके विरुद्ध कोई मामला दायर है और सुनवाई चल रही है और वो उसमें अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर पाता है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि उसको वो लीगल ओपिनियन, लीगल विधि मित्र उपलब्ध करावे ताकि वो अपनी प्रतिरक्षा उस मामले में कर सके। While holding the right to appeal as an integral to fair procedure, the court explained that the two important ingredients of the right to appeal are, इसी तरह से राइट टू अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटीग्रल पार्ट बताया राइट टू एक्सेस जस्टिस का, क्योंकि जहां पर आपको न्याय पाने का अधिकार है वहां अगर आपको लगता है कि प्रिलिमिनरी कोर्ट में आपके साथ उचित न्याय नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर बड़े कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, तो इसलिए ये एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू एक्सेस जस्टिस का। हालांकि राइट टू अपील के उन्होंने दो ग्राउंड बताए कि इसके दो शर्तें हैं, या ये कह लीजिए कि इसके दो इंग्रेडिएंट्स हैं, अवयव हैं। नंबर 1, सर्विस ऑफ ए कॉपी ऑफ ए जजमेंट टू द प्रिजनर्स इन टाइम टू एनेबल हिम टू फाइल एन अपील, यानी जिसको अपील किया जाना है, जो प्रिजनर है, जनरली अपील कौन करेगा? प्रिजनर्स करेगा, क्योंकि वो अपने रिहाई के लिए न्याय चाहता है, किस लिए कि वो रिहा हो जाए, और अगर जजमेंट उसके फेवर में आएगा तो वो रिहा हो जाएगा, फिर वो अपील ही नहीं करेगा। और अपील कब करेगा? जबकि उसके खिलाफ फैसला हो और वो रिहाई नहीं पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसके अपील करने का अधिकार होता है। लेकिन अपील वो कब कर सकता है? जबकि लोअर कोर्ट का फैसला की कॉपी उसको मिल जाए, क्योंकि अपील में हमेशा लोअर कोर्ट के फैसले की कॉपी लगाना आवश्यक होता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको टाइमली जजमेंट की कॉपी मिल जानी चाहिए, क्योंकि अपील का टाइम मान लीजिए कि 30 डेज का है और उसको जजमेंट की कॉपी नहीं मिली 30 दिन तक, तो उस कंडीशन में उसके अपील का जो अधिकार है वो वायलेट हो सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू एक्सेस, राइट टू अपील जो है वो राइट टू एक्सेस जस्टिस का तो एक इंटीग्रल पार्ट है ही, लेकिन राइट टू अपील कंफर्म करने के लिए निम्न दो बातों का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 कि जो जजमेंट की कॉपी है वो प्रिजनर्स को या पिटिशनर को टाइम से अवेलेबल हो जाए, और सेकंड ये कि प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विस टू अ प्रिजनर हु इज इंडिजेंट और अदरवाइज डिसेबल्ड फ्रॉम सिक्योरिंग लीगल असिस्टेंट। तो अगर पिटिशनर जो है वो इंडिजेंट है, यानी मान लीजिए कि वो गरीब व्यक्ति है, बेसहारा व्यक्ति है, तो ऐसे कंडीशन में और वो अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है, तो उसको जो है विधिक सहायता भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये दो चीजें मिलकर राइट टू अपील के अधिकार को पूर्ण रूप से पूर्णता प्रदान करती हैं। द कोर्ट फर्दर लेट डाउन द राइट टू फ्री लीगल एड। इसी तरह से चूंकि वहां पे राइट टू फ्री लीगल एड की बात आई, तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी जोड़ दिया कि राइट टू एक्सेस जस्टिस में राइट टू अपील तो है ही, साथ में राइट टू फ्री लीगल एड भी है, क्योंकि राइट टू एक्सेस के अंतर्गत अगर लोअर कोर्ट से सही फैसला नहीं आया तो उसकी अपील किया जाना बहुत आवश्यक है, और अपील के लिए अगर उसके पास साधन नहीं है, वकील रखने का खर्चा नहीं है, तो उसे विधिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए विधिक सहायता भी एक आर्टिकल 21 का एसेंशियल पार्ट है।
जबकि प्रारंभ में ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आप देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन में आर्टिकल 39 में ये दे रखा था। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फ्री लीगल एड को भी आर्टिकल 21 का पार्ट एंड पार्सल बना दिया। तो द कोर्ट फर्दर लेट डाउन द राइट टू फ्री लीगल एड एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट टू एन एक्यूज्ड who could not afford legal services for reason of poverty, indigence or incommunicate situation। तो गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण या इनकम्युनिकेटो सिचुएशन, वो किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं, सूचना का अभाव है, इन सब स्थिति से अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसको लीगल सर्विसेज स्टेट के खर्चे पर मुहैया कराया जाना चाहिए। वॉज पार्ट ऑफ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21। तो इसको कहां पे जोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने जाके? जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, क्योंकि आर्टिकल 21 में लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और मेनका गांधी का केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एनी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मींस नॉट एनी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बट प्रोसीजर शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। वो थर्ड पार्ट जो है वो अभी हमने देखा नहीं है या इस पर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इसको जस्टिफाई करते हुए इस तरह से कहा। तो इस तरह से जो राइट टू फ्री लीगल एड है वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर का एक पार्ट बताया। तो फ्री लीगल एड टू द इंडिजेंट एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ स्टेट्स ड्यूटी एंड नॉट गवर्नमेंट्स चैरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरह से एक तरह से गाइडलाइन इशू किया कि ये स्टेट की ड्यूटी है, न कि चैरिटी, यानी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा किया गया कोई ये उपकार नहीं है, बल्कि व्यक्ति का ये अधिकार है और सरकार का ये दायित्व है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति अशिक्षित है, उसके पास संसाधनों की कमी है, सूचना का अभाव है, तो इन सब चीजों में की स्थिति में उसकी जो राइट टू एसेस जस्टिस है उसके लिए राइट टू अपील करने का अधिकार है, और राइट टू अपील में उसको लीगल फैसिलिटीज मुहैया कराने के दायित्व है सरकार के ऊपर, वो भी फ्री लीगल एड के रूप में, यानी निःशुल्क विधिक सहायता के रूप में। इसी का सी पार्ट है राइट टू स्पीडी ट्रायल, यानी ये भी बहुत सुना होगा आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू स्पीडी ट्रायल का जजमेंट दिया। 80 से पहले लगभग स्पीडी ट्रायल का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, मुकदमे चलते थे 10-10 साल, 15-15 साल, कई बार 5-5 साल, 3-3 साल तक तो चार्जशीट ही पेश नहीं होती थी। तो इसमें और भी बहुत सारे केसेस है। हुस्ने आरा खातून का एक केस में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वैसे इसमें सीरीज ऑफ केसेस है। इन हुस्ने आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 79 का केस है। इट वाज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट that an alarming large number of men, women, children including were kept in promise for years awaiting trial in courts of law। तो इसमें क्या होता था कि पहले केसेस दर्ज जाते थे और इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाता था, और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक चार्जशीट पेश नहीं होगी, चार्जशीट पेश नहीं होगी तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, और इधर तो और कॉग्निजेंस नहीं लेगा तो ट्रायल शुरू नहीं होगा, तो इधर तो ट्रायल डिले हो गया, और प्लस उधर जो है व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करके वो जेल में है। अब वो पड़ा हुआ है, न तो उसके खिलाफ चार्जशीट पेश हो रही है और न ही वो रिहा हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति लगभग 84-80 से पहले चला करती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि बिना ट्रायल के, बिना पनिशमेंट के, जिस केस में उसको जितना पनिशमेंट मिलना चाहिए उससे ज्यादा तो वो जेल में रह लेता था। जैसे चोरी के केस में कोई पकड़ लिया गया और पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया, अब पुलिस ने उसकी चार्जशीट पेश नहीं की, चार्जशीट पेश नहीं की तो केस का ट्रायल नहीं हुआ, पता चला कि थेफ्ट के केस में उसको 3 साल की सजा मिलनी है और 4 साल से वो लगातार जेल में है अंडर ट्रायल के तौर पर। अंडर ट्रायल भी नहीं कह सकते क्योंकि ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये सब जो डिसऑर्डर्स की पोजीशन थी उसको काफी हद तक जो मेनका गांधी के केस के जजमेंट्स है उसके बाद ये खत्म हुआ। तो हुस्ने आरा खातून के केस में कोर्ट टुक अ सीरियस नोट ऑफ द सिचुएशन एंड ऑब्जर्व दैट इट वाज अ क्राइम same on the judicial system which permit incarceration of men and women for such long period of time without trial। तो सुप्रीम कोर्ट का कितना हार्ड व्यू था, उन्होंने कहा कि बड़ा शेमफुल है ये जुडिशियल सिस्टम के लिए, न्याय प्रशासन के लिए, जो कि भारत में आदमी और औरतों को विदाउट किसी ट्रायल के उसको एक लंबे लंबे समय तक जो है इनकारनेशन में, यानी एक तरह से जेल कारागार में उसको बंद रख दिया जाता है।
Though the right to speedy trial has not been specifically enumerated as a fundamental right in our constitution, but the court held that it is implicit that broad sweep and content of Article 21 as interpreted by the court in Menka Gandhi's case. तो हालांकि जो स्पीडी ट्रायल है वो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट के रूप में तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको महसूस करते हुए जो मेनका गांधी का जजमेंट था उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए इसको जो है एक आवश्यक अधिकार बताया। तो इस तरह से बहुत सारे सुधार हुए और इसके बाद और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद की चीज़ें कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लेक्चर 20 मिनट से ऊपर का हो गया है। फिर बहुत लंबा लेक्चर डाउनलोड करने और अपलोड करने में दोनों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।